नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आजीविका की ये जो है बिहान पर यानी कि छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उस पर ये क्लास है। NRLM का ही पार्ट होता है, परंतु ये छत्तीसगढ़ का अलग सा एक टॉपिक हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया हुआ है। अब हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इसको लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। मैं थ्योरिकल क्लास ले रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं क्लास में थोड़ा चेंजेस करने वाली हूँ, जिससे आपको टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो वो धीरे से आएगा जब ग्रामीण विकास चालू होगा। फिलहाल ये आजीविका का एक क्लास है जिसपे हम बात कर लेते हैं आज का। तो जैसे मैं पहला बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो बिहान योजना है इसको दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो कई लोग अगर सोचेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे केवल ग्रामीण कौशल योजना है, तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसको भी दीनदयाल उपाध्याय के नाम से ही जाना जाता है। और ये योजना असल में शुरू हुई थी हमारी जो बोल सकते हो नेशनल, है ना, जो नेशनल लेवल का था, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो था NRLM, उसी को पुनर्गठित कर दिया गया। उसको पुनर्गठन किया कैसे? तो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चल रही थी उसको ही पूरा बोल सकते हो रिप्लेस कर दिया गया, एक प्रकार से पुनर्गठित करके नाम दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और उसके बाद उसी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जब पूरे देश में लागू किया तो हमारे छत्तीसगढ़ ने उसको अलग नाम से अपनाया, जिसको ही हम बिहान बोलते हैं। तो बिहान का अर्थ है नया सवेरा। छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? बिहान के नाम से। 1 अप्रैल 2013 से ये पूरे प्रदेश में लागू हो गया। याद करने का सीधा तरीका है, 1 अप्रैल 2013 से लागू हुआ, मतलब आपको याद रखना है नए वित्तीय वर्ष में हम किसी योजना को अपनाते हैं। तो 1 अप्रैल 2013 को ये पूरे छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? लागू हो गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है। अब विभाग जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये नाम से स्पष्ट है। तो ग्रामीण आजीविका किससे संबंधित होगी? ग्रामीण विकास से। तो ग्रामीण विकास किससे संबंधित होगा? ग्रामीण विकास विभाग से। तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान है वो क्रियान्वित हो रहा है। पूरा नोडल एजेंसी वही रहेगी, जिसके लिए एक संचालक समिति का भी गठन किया गया है, जिसको पंजीकृत किया गया है, बकायदा आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति के नाम से। ये समिति को जो है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत जो है रजिस्ट्रीकरण किया गया है, जिसकी पंजीयन की तारीख है 1 जून 2011। ओके, याद रखिएगा 1 जून 2011 को ये समिति का पंजीयन हुआ और 1 अप्रैल 2013 से बिहान जो है पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ आप बात कर सकते हैं आज की डेट में। उद्देश्य क्या है? तो स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर गरीबी दूर करना। जैसे अलग अलग रोजगार के जानने वाले लोग हमारे आसपास में रहते हैं, हमको उनको क्या करना है? स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। जैसे स्वरोजगार के लिए कैसे? अगर किसी को बाल काटना आता है वो नाई दुकान खोल लेगा, किसी को जो है कपड़ा धोना आता है वो धोबी का दुकान या लॉन्ड्री का शॉप खोल लेगा। तो ये क्या है? स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना, यानी कि इसके माध्यम से हम जिसको जो काम आता है या ऐसे चीजें, जैसे देखोगे इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गया, इलेक्ट्रिशियन वाला काम हो गया, उसके अलावा ब्यूटी पार्लर काम हो गया, ये सब क्या है? एक प्रकार का स्वरोजगार का साधन है। तो हम जो NRLM में ये सारी गतिविधियां भी कराते हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति प्रशिक्षण लेता है और अपना स्वरोजगार खुद प्राप्त करता है और गरीबी को दूर करता है। समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्योगों का विकास, जैसे कि स्व सहायता समूह या कोई अलग सा सोसाइटी वगैरह हो गया, या ऐसा बोल सकते हो कमेटी वगैरह बना के जो लोग जो है अपना संस्था बनाए रहते हैं, उनको हम ऐसा प्रोवाइड करें सूक्ष्म उद्योग, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं? समुदाय में ही उस उद्योगों पर अपना आजीविका चला सके। तो सूक्ष्म उद्योगों का जब हम विकास करेंगे तो कोई एक ग्रुप जाके उस सूक्ष्म उद्योगों पे काम करके अपनी आजीविका का साधन विकसित कर सकता है। ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, तो युवा लोग जो होते हैं जल्दी भटक जाते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो ग्रामीण गरीब युवा है उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में ही उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे।
महिला सशक्तिकरण, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमको महिला स्व सहायता समूह को जोड़ना है, कोशिश करना है कि ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक महिला को हम जरूर एनआरएलएम के तहत जोड़े। एनआरएलएम मतलब छत्तीसगढ़ उसका एक पार्ट है हमारा राज्य का, है ना। स्टेट का जो एसआरएलएम होता है जो है ना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके तहत हम जोड़े। तो चाहे आप एनआरएलएम का लक्ष्य हो चाहे एसआरएलएम का लक्ष्य हो, सिमिलर ही चलेगा वो लक्ष्य। आते हैं दूसरे चीजों पे जो है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन मतलब ऐसे कौन कौन से काम जिससे पैसा आएगा। तो भाई वित्तीय समावेशन की जरूरत क्यों है कि ताकि हम एक बाजार विकसित कर सके, एक अधोसंरचना उपलब्ध करा सके। बाजार जैसे विकसित करेंगे तो कोई भी व्यक्ति है जो स्वरोजगार से कुछ उत्पाद वगैरह बना रहा है, वो क्या करेगा, अपना मार्केट में लाएगा, लॉन्च करेगा, या किसी को कोई काम आता है तो बाजार में वो उपलब्ध होगा उस काम के लिए और हम जाके उसके पास वो काम लेंगे। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैंने लॉन्ड्री वाले का दिया, लॉन्ड्री वाला जो शॉप वाला है उसके पास हम कपड़ा धुलवाने जाते हैं, यानी कि बाजार में जाते हैं, वो हम बाजार में उपलब्ध है वो। अधोसंरचना मतलब कहीं पे मान लो दुकान जो है हम जो है विकसित करके उनको दे रहे हैं, है ना, कम जो निविदा निकलती है उसमें, जैसे देखो शॉप ऑफ का निर्माण होता है तो ये क्या है, अधोसंरचना है ना। या फिर वहां पे नल वगैरह बनवा दे रहे हैं तो ये क्या है, एक प्रकार का अधोसंरचना। तो वित्तीय समावेशन की जरूरत बाजार अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए पड़ेगी। और वित्तीय समावेशन में एक वित्त पोषण भी आता है। तो वित्त पोषण में जो व्यय का अनुपात है, वैसे तो मैंने पहले भी बताया है, एनआरएलएम का अभी यही हो गया है करके, है ना, 60:40 या 60% केंद्र 40% राज्य जो है लगाता है आजीविका मिशन पर। तो ये वित्त पोषण भी ध्यान रखें। अब इसमें कई प्रकार की योजनाएं चलती है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे एक है उत्थान परियोजना। उत्थान किसका करना है, पिछड़ी जनजातियों को। तो हमारे यहाँ कई प्रकार की पिछड़ी जनजाति है, इनके विकास के लिए 9 जिले के विकास खंडों में इस परियोजना को जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्थान परियोजना कितने जिलों में चल रही है, 9 जिलों में। 9 जिलों में क्यों चलाई जा रही है, ताकि पिछड़ी जनजातियों का विकास किया जा सके। फिर मिलाप यू परियोजना, मिलाप को पकड़ना है मिलान से, ठीक है। याद होगा आपको कोविड-19 के दौरान प्रवासित होकर लोग आ रहे थे, मतलब इधर उधर से जो बाहर गए थे मजदूर, वो सब लोग वापस आ रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, उसके लिए कई प्रकार की योजना बना रहे थे। तो उसी में एक था मिलाप। मिलाप का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबर ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, ये पूरा नाम है माइग्रेंट लेबर ऑफ छत्तीसगढ़, ये पूरा है मिलाप का, है ना, उसके अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें भारत सरकार क्या किया था कि बोला कि कोविड-19 का प्रभाव है तो जहां पे जो काम कर रहे हैं वो कहां वहीं रहे। लेकिन हुआ क्या, सभी लोग अपने अपने प्रदेश वापस आने लगे, तो हमको उनके लिए कुछ करना था। तो यहाँ जो प्रवासी श्रमिक थे, इनको आजीविका विकास करवाने के लिए हमने 2 जिले में, राजनांदगांव और कबीरधाम, ज्यादातर देखोगे उधरी से लोग ज्यादा आ रहे थे ना, तो राजनांदगांव और कबीरधाम में हमने मिलाप योजना को संचालित कर दिया। स्वाभिमान योजना, स्वाभिमान किसने, पिछड़ी वंचित गरीब परिवार के लिए। तो स्वाभिमान के लिए क्या, स्वाभिमान मतलब पोषण स्तर को बेहतर बनाना है, किसमें, महिलाओं में। तो ऐसी महिलाएं, या बोल सकते हैं प्रजनन की उम्र समूह की महिलाएं जो होंगी, है ना, जो ग्रामीण होंगी, वंचित परिवार से होंगी, पिछड़ी होंगी सामाजिक रूप से, इनको क्या करेंगे हम जो है इसके अंतर्गत, जो स्वाभिमान योजना है उसके अंतर्गत रखेंगे और उनके लिए जो है अलग अलग जो है काम करेंगे। तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर जिला का बस्तर विकास खंड को पहले चूज किया गया था, क्योंकि उस एरिया में ज्यादातर देखे हो गया प्रजनन उम्र की जो महिलाएं हैं उसमें कुपोषण ज्यादा है। तो वहां पे पोषण स्तर को बेहतर बनाना हमारा पहला उद्देश्य होता है। तो हमने वहीं से शुरू किया, बस्तर से। बस्तर विकास खंड और बस्तर जिला, ये दोनों चीजों को आपको साथ में ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें माकड़ी, चरामा, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा, बास्तना, नारायणपुर, नरहरपुर, इसको भी शामिल कर दिया गया है। तो टोटल 8 जो विकास खंड है अलग से इसमें शामिल हो गया है। उसके बाद अनुश्रवण और MIS ऐसा करके है, इसको देख लेते हैं क्या है ये। इसके अंतर्गत जो है लेन देन आधारित प्रबंधकीय तंत्र है ना, ट्रांजैक्शन बेस्ड MIS। इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार है नई दिल्ली, ये क्या किया है, अनुश्रवण और MIS में, इसमें NRLM के अंतर्गत ही रखा है उसको, और जो भी लेन देन होता है ना उसको डिजिटलाइज करवा दिया गया है। यानी कि स्व सहायता समूह जो भी लेन देन करती है NRLM के तहत, तो उसको डिजिटल करने के लिए इस योजना को, ये या इस जो परियोजना है उसको रखा है और ट्रांजैक्शन बेस्ड MIS का निर्माण कर दिया। यानी कि अनुश्रवण और MIS में क्या है,
अनुश्रवण और MIS में सीधा सीधा है ट्रांजैक्शन बेस्ड है। ट्रांजैक्शन बेस्ड कैसे, जो भी स्व सहायता समूह लेन देन करेगा उसको हम करेंगे डिजिटलाइज, और डिजिटलाइज करने के साथ साथ क्या कर देंगे, एक प्रकार से नवाचार स्थापित कर देंगे। तो जो MIS है या अनुश्रवण और MIS है वो एक नवाचार की योजना है, और नवाचार की योजना को हम बढ़ावा देते हुए सारे ट्रांजैक्शन को डिजिटलाइज कर रहे हैं स्व सहायता समूह का। अब आते हैं इस पर, वित्तीय समावेशन का ही पार्ट होता है ये चक्रीय निधि या रिवॉल्विंग फंड जिसको कहा जाता है। रिवॉल्विंग फंड मिलता है ऐसे महिला स्व सहायता समूह को जो कि पंचसूत्र का पालन करते, जैसे बैठक कर रहे हैं या पंजी संधारित कर रहे हैं, नियमित जमा कर रहे हैं, अलग अलग पंचसूत्र होते हैं जो आपको पढ़ना होता है किसमें, स्व सहायता समूह में। ओके, उसका क्लास आएगा। तो उनको क्या करते हैं, जो पंचसूत्र का 3 माह तक पालन करते रहते हैं ना, उनको हम चूज करते हैं वैसे स्व सहायता समूह को, उनको 15,000 रुपए दे देते हैं ताकि चक्रीय निधि के रूप में उपलब्ध हो, और वो आंतरिक बाहरी जो ऋण है जो प्रोवाइड करते रहते हैं अपनों को, अपने स्व सहायता समूह के लोगों को या दूसरों को, उसके लिए उनको एक सहायता मिल जाए। उसके बाद सामुदायिक निवेश कोष जिसको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी कहा जाता है। सामुदायिक निवेश कोष भी एक प्रकार से NRLM या SRLM के तहत दी जाने वाली सुविधा है। इसमें मिशन के अंतर्गत जो भी सामुदायिक निवेश कोष है उनको स्व सहायता समूहों को हम देंगे, ताकि जो स्व सहायता समूह है वो अपने लिए जीविकोपार्जन गतिविधि को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, और उसके लिए सूक्ष्म ऋण योजना का आधार मानकर हम 60 से 75,000 रुपए देते हैं। तो सामुदायिक निवेश को समुदाय को, यानी कि एक प्रकार से स्व सहायता समूह को, पूरे समूह को हम दे रहे हैं जिससे वो अपने लिए एक आजीविका का साधन या कोई ऐसा धंधा पानी जो है खोल ले जिससे वो क्या कर सके, अपने आप में एक सक्षम बन सके। और उसको लिए उसको जरूरी क्या है कि हम वित्तीय रूप में कुछ न कुछ सोर्स उपलब्ध कराएं। तो सूक्ष्म ऋण योजना में 60 से 75,000 हम देते हैं। VRF है ना, इसको वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड जिसको कहा जाता है, आपदा कोष है ना, ये ग्राम संगठन को हम देंगे। स्व सहायता मिलकर जो ग्राम संगठन बनाते हैं ना उनको हम देंगे, जिससे जब उनको जरूरत पड़ेगी, मान लो कभी आपदा मीन्स ऐसा नहीं कि एकदम में भूकंप ही आ गया, जब भी उनको कुछ जरूरत पड़ गई अचानक से तो उनको यूज में लाया जा सके, इसलिए VRF दिया जाता है। बैंक क्रेडिट लिंकेज, तो बैंक क्रेडिट लिंकेज मतलब सभी को हम बैंक से जोड़ेंगे, और बैंक से जोड़ने के साथ साथ स्व सहायता समूह को 3% ब्याज दर पर ऋण देंगे। अभी अभी आ रहा था छत्तीसगढ़ ने 3% जो है ब्याज पर 4 लाख लगभग का लोन वगैरह दिया था, तो वो सब आते रहता है। तो बैंक क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से 3% पर हम क्या दे देते हैं, उनको ऋण उपलब्ध करा देते हैं। और ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ हम तब देखते हैं कि वो समय पर उसका भुगतान कर रहा है कि नहीं। समय पर भुगतान करे तभी वो काम का है ना, नहीं तो काम का नहीं है। उसके अलावा इसी में है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, यानी कि स्वैप योजना, जिसमें स्व सहायता समूहों को उद्यमिता विकास का लक्ष्य रखा जाता है। इसमें भी स्व सहायता समूह ही लाभान्वित होते हैं। स्व सहायता समूह के उद्यमियों को उद्यमिता की प्रारंभिक प्रशिक्षण इसके माध्यम से हम देते हैं। अब इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 7 जिले शामिल है, जिसमें है बस्तर, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, सरगुजा और बलरामपुर। तो ये 7 जिलों में ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम चल रहा है। उद्यमिता विकास का सीधा अर्थ है कि हम उनको एक प्रकार से प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण कैसा देंगे, जिससे वो क्या कर सके, कोई उद्योग धंधा ये सब जो है लगा सके और उससे उनको क्या हो सके, फायदा हो सके। एक रोशनी कार्यक्रम उसको भी देख लेते हैं। रोशनी तो नक्सल प्रभावित जिले में, नक्सल प्रभावित लोगों का जीवन अंधकारमय रहता है, तो वहां पे नक्सल प्रभावित जो 8 जिले हैं वहां पे रोशनी कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। इसमें 100% आवासीय प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा, जिसमें 40% महिलाओं को प्रशिक्षण देना और उनको बकायदा उस पर रोजगार देना या नियोजन देना भी इनका लक्ष्य रखा गया है। और 70% युवाओं को इसमें प्लेसमेंट दिलाना, मतलब रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें शामिल कौन कौन से है, तो लगभग जो आपका बस्तर संभाग है उसके सारे जिलों को शामिल कर लेना, और एक बलरामपुर को, तो दंतेवाड़ा, बलरामपुर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, तो टोटल 8 जिले आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, 8 जिलों में एक क्रियान्वयन हो रहा है, इसको ध्यान रखना। और एक डेटा है अभी तक 2022 तक, सितंबर 2022 का जो डेटा है, इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा उठा सकते हो आप 2022-23 से, ये 4400 लोग जो है प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं रोशनी के तहत। रोशनी को
अलग अलग प्रकार का जो है अवार्ड भी मिला है इस योजना को, तो ये बिल्कुल काम का है ना। मेरा थोड़ा सा अभी एक टेक्निकल इशू है जिसके कारण मेरे को पहले वाले जो सिस्टम है उसमें पढ़ाते नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, इसी वजह से मेरा वीडियो अभी आ नहीं पा रहा था। तो काफी लोग वीडियो का मेरा इंतजार करते हैं, उनके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और ज्यादा से ज्यादा आप लाइक शेयर करो यार, कम से कम 20-25 हजार एक एक वीडियो पे आए, 1-1 लाख आए तो हम लोग को भी इंकरेजमेंट हो और कुछ हेल्प हो। हम लोग को भी आप समझिए चीजें को मेंटेन करने में हम लोग को भी इश्यू होता है, इसलिए हम लोग वीडियो लाने में लेट हो जाते हैं। ओके, पर आप लोग वेट करते हो, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी है। और आप लोग देखिए वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, और हम लोग को भी व्यूज आएंगे तो अच्छा ही लगेगा और हमको थोड़ी सपोर्ट भी हो जाएगी उससे। ओके, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हम लोग बहुत जल्दी इस पर कई सारी चीजें जो है अपने ऐप में लॉन्च करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप एडीओ की और बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो नए होगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। ओके, चलिए अभी के लिए मैं इसको ओवर करती हूँ।